61 में इसने बोला है दो ब्लॉक्स हैं एक इंक्लाइंड रफ प्लेन पर रखे हुए हैं m1 और m2। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ1 और μ2। उसने k1 k2 लिया है, हम μ1 μ2 ले रहे हैं। μ1 μ2 से बड़ा है, इसके लिए सरफेस ज़्यादा रफ है। द इंक्लिनेशन इज़ अल्फ़ा। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में आपस में कांटेक्ट फोर्स क्या लगेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्फ़ा की कम से कम वैल्यू कितनी हो जिसके लिए ये ब्लॉक्स प्लेन पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि ये प्लेन पर चल रहे हैं, तो देखो ये इसके लिए सरफेस ज़्यादा रफ है ना, तो ये धीरे धीरे चलना चाहेगा, नीचे एक्सेलरेट होगा। और इसके लिए सरफेस थोड़ा सा कम है रफ, तो फिर ये तेज़ी से नीचे आना चाहेगा। जब ये तेज़ी से नीचे आना चाहेगा तो क्या होगा, ये इसको नीचे वाले ब्लॉक को धक्का मारेगा, कुछ फोर्स लगाएगा। तो फोर्स इसने मान लो F लगा दिया एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज़ दिस कॉन्टैक्ट फोर्स। तो पहले हम क्या करते हैं ना, इन दोनों ब्लॉक को मिला करके एक सिस्टम मान लेते हैं। ये लो मिला करके एक सिस्टम मान लिया। तो इन दोनों पर फ्रिक्शन लग रहा है ना, ऊपर कितना कितना फ्रिक्शन लगेगा। एक फ्रिक्शन तो ये लगेगा, दिस इज म्यू एम जी कॉस थीटा, थीटा को अल्फ़ा लिखा है इसने। और m2 पर कितना फ्रिक्शन लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। ये दो फ्रिक्शन ऊपर है। बाकी इन दोनों ब्लॉक के वेट के कंपोनेंट वो हम मिला करके लिख देते हैं। ये फोर्सेस हैं, ये दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ नीचे आएंगे तभी हमने दोनों को मिला करके एक सिस्टम लिया है और दोनों का एक ही एक्सेलरेशन हमने माना है। और ये एक साथ क्यों नीचे आएंगे वो लॉजिक हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो अलोंग द प्लेन व्हाट इज़ द नेट फोर्स। दिस इज द नेट फोर्स, और ये होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके लिए क्या करेंगे, अब आप सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक को देखो, ऊपर वाले को भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक को देख रहे हैं। एक इस पर लगेगा m1g साइन अल्फ़ा, एक लगेगा इस पर μ1 m1g कॉस अल्फ़ा फ्रिक्शन, और ये ब्लॉक इसको नीचे पुश कर रहा है। नीचे वाले को हम देख रहे हैं ना, तो हमें कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। एंड नाउ दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, और a हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये लो, इसके लिए आप इक्वेशन लिख दो। नीचे की ओर F लग रहा है डाउन द प्लेन, और उसी डायरेक्शन में ये m1g साइन अल्फ़ा लग रहा है, माइनस ऊपर की ओर ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये m1 ओके फाइन। सो दिस इज μ1 m1g cos अल्फ़ा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो कैलकुलेट किया उसको यहाँ पर यूज़ कर लेना, इससे आपको इनके बीच में लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स मिल जाएगा। फिर उसने इसी क्वेश्चन में पूछा है इसका अगला पार्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम अल्फ़ा जिसके लिए दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। तो देखो ऐसा होगा, अगर आप अल्फ़ा को कम रखेंगे तो ब्लॉक मूव नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपने बढ़ाया नहीं मूव किए, फिर बढ़ाया नहीं मूव किए, एक पर्टिकुलर अल्फ़ा आएगा वहाँ से मोशन चालू होगी। उससे ज़्यादा अगर रखोगे तो भी ये मूव करेंगे। तो अल्फ़ा जब कम से कम होगा ना, तो ये बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि ये मूव करने की कगार पे हैं, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। सो दे आर मूविंग वेरी स्लोली इन केस व्हेन यू हैव मेड दिस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा मिनिमम। तो ब्लॉक स्लिप करेंगे लेकिन बहुत छोटे एक्सेलरेशन, ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ बहुत धीरे धीरे मूव करेंगे। तो इनका एक्सेलरेशन आप ज़ीरो मान सकते हैं अभी ऑलमोस्ट, ठीक है, मिनिमम के केस में। बाकी ज़्यादा करोगे तो तेज़ी से एक्सेलरेट होंगे। अब इन पर एम जी साइन थीटा है ना, दो कंपोनेंट लग रहे होंगे और दो फ्रिक्शन लग रहे होंगे। बाकी तो कोई फोर्स है नहीं, एक ही साथ चल रही है। सो m1g साइन अल्फ़ा नीचे की ओर, m2g साइन अल्फ़ा नीचे की ओर, फ्रिक्शन ऊपर और दूसरा फ्रिक्शन ऊपर, तो टोटल फोर्स इक्वल टू 0 हो गया। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है। इसको आप सॉल्व कर लो, इससे आपको ये देखो, ये साइन अल्फ़ा कॉमन आएगा और ये कॉस अल्फ़ा कॉमन आएगा, तो आपको tan अल्फ़ा मिल जाएगा, मतलब आपको अल्फ़ा मिल जाएगा। वो जो अल्फ़ा है ना वही अल्फ़ा मिनिमम होगा, क्योंकि ये हमने अल्फ़ा लिमिटिंग केस में कैलकुलेट किया है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.62 में इसने बोला है एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन है 15 डिग्री। इसके ऊपर एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया किसी वेलोसिटी से
इसको जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उसका डबल टाइम इसको नीचे आने में लग रहा है, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट इज़ हाफ ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट। तो आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। देखो इसमें हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया गया इसको, तो कुछ ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा पता नहीं। मान लो कि s डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया और वहाँ पर जाकर के वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद फिर ये नीचे पलट आया। तो ऊपर जाने में टाइम लगा अगर t, तो नीचे आने में टाइम लगेगा 2t, डबल टाइम लग रहा है, ठीक है। तो म्यू आपको बताना है। देखो जब ये ऊपर जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन नीचे लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा। ऊपर जाते टाइम इसका नीचे की ओर डेसिलरेशन कितना बनेगा, इन दोनों फोर्सेस का सम अपॉन मास, इतना हो जाएगा। और जब ये नीचे की ओर एक्सीलरेट होगा, नीचे आ रहा होगा, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा। अब इसका नीचे की ओर एक्सेलरेशन a2 कितना बनेगा, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स अपॉन मास। अब ये इतना बन जाएगा, ठीक है। तो a1 डेसिलरेशन से डेसिलरेट होकर के रुकेगा, s ऊपर चलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ ऊपर जाते टाइम, u से हमने प्रोजेक्ट किया था। ये a1 जो हमने लिखा ये मैग्नीट्यूड है, डेसिलरेशन है इसलिए माइनस लिख दिया, ठीक है। तो हमें इससे s मिल गया u के टर्म्स में। अब देखो इसी s से ये नीचे गिरेगा, टाइम इसको इतना लगना है। वैसे ऊपर जाने के लिए अगर v इक्वल टू 0 है तो ज़रा इस इक्वेशन को यूज़ करो ऊपर जाने के प्रोसेस में। तो ऊपर जाने में टाइम लग रहा है इसको t, ये हमने ऊपर जाने के लिए लिखा। जब ये वापस नीचे आएगा टाइम इसको 2t लगना है, और डिस्प्लेसमेंट ये s चलेगा और एक्सेलरेशन a2 से चल रहा है, और यहाँ पर वेलोसिटी शुरू में 0 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे तो स्टार्टिंग का मोमेंट ये हो जाएगा। सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a इंटू टाइम स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो s आपने फाइंड किया इसको आप यहाँ पर यूज़ कर लो, u स्क्वायर बाई 2a1। a2 हमें पता है, म्यू के टर्म्स में पता है, और t हमें नहीं पता है, तो t आप यहाँ से फाइंड कर लो और इसको यहाँ पर यूज़ कर लो। ये बनेगा a2 इंटू टू इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब बस ये एक सिंपल सा रिलेशन है। ये देखो यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें a1 में और a2 में एक रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन मिला। अब वो a1 और a2 यहाँ पर यूज़ कर लो, सॉल्व कर लो, जी कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट करके आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा की वैल्यू आपको 15 डिग्री रखना है, ठीक है। आगे आप कर सकते हैं। यहाँ पर a1 और a2 की जगह पर आपको वो लिखना है जो अभी हमने लिखे थे थीटा के टर्म्स में, म्यू के टर्म्स में। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में इसने बोला है कि इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन इज अल्फा, इस पर रखा है m1 मास का एक ब्लॉक और इधर एक m2 मास का ब्लॉक हवा में लटक रहा है। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसने k बोला है, हम म्यू लिख देते हैं। तो आपको बताना है m2 बाई m1 ये रेशो क्या हो, जिसके लिए m2 नीचे आएगा, जिसके लिए m2 ऊपर जाएगा और जिसके लिए m2 रुका रहेगा। ऑब्वियसली उस केस में m1 भी रुका रहेगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। नीचे आने के केस में हम ये चाहते हैं कि m2 नीचे आए। m2 क्यों नीचे आएगा, इसको कोई नीचे खींचने वाला है, कौन, m2g। लेकिन m2g के अगेंस्ट इसका वेट का कंपोनेंट m1g साइन थीटा भी तो है, और अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन भी तो नीचे लग जाएगा, है ना। हमें लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करना है, बिल्कुल बाउंड्री वैल्यू। जब ये जस्ट नीचे आने की कगार पे है, ये बाउंड्री जो है ना ये सेपरेट करती है नीचे आना और रुका रहना, इन दोनों को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है। तो इन द बाउंड्री केस जब ये नीचे आने की कगार पे है, ऑन दी वर्ज ऑफ कमिंग डाउनवर्ड,
सो दिस विल बी ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अपवर्ड। इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन नीचे लगेगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा कितना, म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा। एम को m1 कर दो, तो देखो ये फ्रिक्शन और ये m1g साइन अल्फ़ा ये दोनों मिल करके रोकने की कोशिश कर रहा है m2g को, और ये जस्ट नीचे आने ही वाला है, आने की कगार पे है, मतलब कि रुका हुआ है ऑलमोस्ट एकदम बाउंड्री पर है। तो इसका मतलब ये फोर्स किससे बैलेंस हो गया, इन दोनों से बैलेंस हो गया। तो m2g बनेगा हमें फाइंड क्या करना है, m2 बाई m1। ये रहा m1, m1 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया m2 बाई m1। g भी गायब कर देते हैं हम, ये g गायब हो गया। सो दिस इज साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा। ये m2 बाई m1 है। ये हमने तब कैलकुलेट किया जब ये बाउंड्री पर है, इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग डाउनवर्ड। इसका मतलब m2 इस रेशियो के हिसाब से जो बनना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा कर दोगे तो फिर ये नीचे आराम से एक्सेलरेट होगा। ये जो रेशियो हमने लिखा है m2 और m1 का, इससे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि m2 इतना होगा अगर, तो ये नीचे आने की कगार पे है, तो इससे ज़रा सा बड़ा कर दो आप, तो फिर वो नीचे एक्सेलरेट होगा। तो ये लो, आप चाहे ज़रा सा बड़ा कर दो या बहुत ज़्यादा बड़ा कर दो, नीचे ही एक्सेलरेट होगा। तो नीचे आने की कंडीशन ये है, मतलब ये है नीचे आने की कंडीशन, ये रेशियो है, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तब m2 नीचे आएगा, m1 ऊपर जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से आप ये सोचो, m2 के ऊपर आने की कंडीशन, बाउंड्री पर है, ऊपर चलने ही वाला है, ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग अपवर्ड। सो दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग डाउनवर्ड। इन दैट केस द फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एंड इट इज एक्टिंग अप द प्लेन। नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी है ना, तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, और मैक्सिमम टेंडेंसी है नीचे स्लिप होने की, एकदम स्लिप होने की कगार पे, इसलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लगेगा, ये म्यू m1g कॉस अल्फ़ा। अब देखो ये फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये m2g काम कर रहा है। ये दोनों इस पूरे सिस्टम को ऐसे चलाना चाहते हैं, और अकेला एक खींचने वाला है। कौन खींचने वाला है, ये खींचने वाला है। अभी ये जस्ट रुका हुआ है ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग। तो m1g साइन अल्फ़ा को कौन होल्ड किए हुए हैं, जस्ट होल्ड किए हुए हैं ये फ्रिक्शन और m2g मिल करके, ठीक है, दोनों का सम इसके बराबर। अब वही काम आपको करना है, इसको आप m1 से डिवाइड कर दो, तो ये लो हमने इसको m1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर रहेगा ये साइन अल्फ़ा। तो m2 बाई m1 की लिमिटिंग वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू ये बनेगी, ठीक है, ये बाउंड्री वैल्यू है। तब ये दोनों ब्लॉक जस्ट रुके हुए हैं, लेकिन ये ऊपर चलने ही वाला है और ये नीचे चलने ही वाला है ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग। अब ज़रा आप ये सोचो, ये नीचे स्लिप करने की कगार पे है, बिल्कुल लास्ट लिमिट पे पहुंच गया है। इसका मतलब अगर आप इसको ज़रा सा ज़्यादा कर दो, इससे जो इससे नहीं, m2 से नहीं, m1 को m2 से नहीं, मतलब जो ये रिलेशन आपको बता रहा है, ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, ये ब्रैकेट वाला टर्म यहाँ पर है। m1 जो बता रहा है कि m1 जब इतना है m2 का इतने टाइम्स, तब ये नीचे स्लिप करने की कगार पे है। तो m1 को अगर आप इसे ज़रा सा ज़्यादा कर दोगे तो एकदम चलने लगेगा नीचे, ये ऊपर जाने लगेगा। ज़रा सा ज़्यादा, m1 को ज़रा सा ज़्यादा, मतलब ये करना है आपको, है ना। अब इसको आप इधर ले जाओ, m1 को उधर ले जाओ, ये लो ऐसे लिख सकते हैं। तो m2 बाई m1 ये जो रेशियो है, दिस शुड बी लेस देन, m2 को और हल्का कर दो, ये m2 जो है ना, इस वैल्यू के हिसाब से जो मिलना चाहिए उससे आप ज़रा सा हल्का और कर दो, और कम कर दो मास, मतलब इस रेशियो को थोड़ा सा और कम कर दो। तो ये जो रेशियो है वो इस वैल्यू से कम होगा अगर, तब फिर m2 ऊपर उठ जाएगा और ये नीचे चलाएगा। थोड़ा कम करो, और कम कर दो, ज़्यादा ही कम कर दो, तो दिस रेशियो शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। तो ये है m2 के ऊपर जाने की कंडीशन। अब देखो, अभी हमने आपको दो वैल्यूज़ बताई, एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू। तो m2 बाई m1, एक केस में एक वैल्यू आपको बताए थे उससे बड़ा होना चाहिए, और दूसरे केस में एक वैल्यू आपको बताए थे उससे छोटा होना चाहिए। तो फिर जब उनके बीच में पड़ेगा,
अब हमको ये याद नहीं आ रहा है कि वो आपको जो बताए हम m2/m1 शुड बी लेस देन, हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू मिनिमम होगी, ये छोटी वैल्यू है मिनिमम और ये बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम और इस मिनिमम के बीच में होना चाहिए। हमने बोला था ना जो मिनिमम वैल्यू अभी हम जो कैलकुलेट किए थे सेकंड केस में, उससे छोटा है तब ये ऊपर जाएगा, उससे बड़ा कर दो तो अब ये रुका रहेगा। तो ये जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ अभी हम कैलकुलेट किए थे ना, दो बाउंड्री वैल्यूज़, एक से ज़्यादा होने पर नीचे, एक से कम होने पर दूसरी बाउंड्री से कम होने पर वो ऊपर चला जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा। तो उन दोनों के बीच में अगर आप रखते हैं तो फिर ये दोनों ब्लॉक रुके रहेंगे, ये रुके होने की कंडीशन है। 64 में इसने ये बोला है, आपको सारी वैल्यूज़ बता दी हैं, अल्फ़ा की वैल्यू बता दी है 30 डिग्री, m2/m1 का रेशो बता दिया है 2/3 है, m2/m1 दिस इज़ 2/3। मतलब ये कि अगर हम m1 को m ले लें तो उस m का 2/3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसने बताया है आपको, और k की वैल्यू मतलब म्यू की वैल्यू आपको इसने बता दी है। अब बोल रहा है इसका दोनों का एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो देखो इसमें हम वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको हम बता देते हैं करना कैसे है। इट्स वेरी सिंपल। इधर इसका वेट लगेगा, इसके वेट का कंपोनेंट लगेगा, इसका वेट इतना हो जाएगा 2mg/3 और इसके वेट का कंपोनेंट कितना हो जाएगा mg sin अल्फ़ा mg/2। ऑब्वियसली ये ज़्यादा है और ये कम है, तो अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो ये नीचे आता और ये ऊपर जाता। इसका मतलब रफ होने के केस में इसमें फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब आप फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, म्यू mg cos थीटा म्यू mg cos अल्फ़ा। फिर एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा दिस वेट 2mg/3 माइनस mg sin थीटा इसके लिए माइनस फ्रिक्शन म्यू mg cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई दोनों का कंबाइंड मास, वो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर आपको रस्सी में टेंशन फाइंड करना हो तो दिस वेट माइनस दिस टेंशन इक्वल टू दिस मास इनटू द एक्सेलरेशन, जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। इस इक्वेशन को आप लिख लेंगे तो इससे आपको रस्सी की टेंशन भी मिल जाएगी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 65। इसमें ये बोल रहा है कि एक प्लैंक है जिसका मास है m1, उसके ऊपर एक बार है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक समझ लो आप, एक ब्लॉक है, इसका मास है m2 और ये जो प्लैंक है ये एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर, स्मूथ प्लेन पर रखा हुआ है। हाँ, इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसने k बोला है, हम म्यू लिख रहे हैं। अब बोल रहा है कि ये जो बार है ना, ब्लॉक छोटा सा, मास उसका m2 है, इस पर एक फोर्स लग रहा है F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये फोर्स टाइम t के साथ लगातार इंक्रीज हो रहा है। a कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो आपको बताना है इस प्लैंक का एक्सेलरेशन a1 और ऊपर वाला जो ब्लॉक है, जो बार है, उसका एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। इन दोनों के एक्सेलरेशंस आपको बताना है, टाइम पर कैसे डिपेंड करेंगे, और फिर उनके ग्राफ्स भी बनाना है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इट्स वेरी सिंपल। कैसे करेंगे, देखो ये ब्लॉक इस पर रखा है, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, स्मूथ सरफेस है, मतलब अगर ये m1 को कोई चलाना चाहे तो m1 आराम से चलने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। m2 m1 पर रखा है, जब आप m2 को पकड़ के खींचोगे तो m2 तो चलेगा, m2 चलेगा तो m2 और m1 के बीच में फ्रिक्शन है, तो m2 m1 को क्या करेगा, फ्रिक्शन लगा करके अपने साथ खींच ले जाएगा, खींच ले जाने की कोशिश करेगा। तो m2 को तो चलना है राइट में बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, लेकिन m2 और m1 के बीच में फ्रिक्शन है, तो m2 m1 पर फ्रिक्शन लगाएगा। किधर लगाएगा, राइट में लगाएगा। फिर इस फ्रिक्शन के ज़रिए से वो उसको पकड़ के अपने साथ ले जाएगा राइट में, लेकिन ये फोर्स बढ़ता चला जा रहा है, तो m2 जितने एक्सेलरेशन से राइट में जाना चाहता है ना, वो बढ़ता चला जाएगा। एक्सीलरेट करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ती चली जा रही है, उसका एक्सेलरेशन, पॉसिबल एक्सेलरेशन बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से वो m1 को बोलेगा तुम भी तेज़ी से चलो, हम भी तेज़ी से चल रहे हैं, और तेज़ी से चल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ और तेज़ी से चलो। तो m1 बोलेगा हमारे ऊपर और ज़्यादा फ्रिक्शन लगाओ, तो हम और ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे। तो मतलब ये है कि अगर ये फोर्स बढ़ रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इस वजह से इसका भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, वो टाइम के साथ बढ़ेगा, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग दिस फोर्स। तो लगातार इन दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग का टेंडेंसी बढ़ रहा है, इस वजह से इनके बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन के बढ़ने की अपनी एक अपर लिमिट होती है, जैसे ये फ्रिक्शन अपनी अपर लिमिट पर पहुंचेगा, स्लिपिंग चालू हो जाएगी। इस फ्रिक्शन की अपर लिमिट क्या होगी, ये m2 है ना, m2g नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, इतनी हो जाएगी।
अब देखो शुरू में क्या ये फोर्स छोटा है, तो M2 धीरे धीरे जब चलना चाहेगा तो वो आराम से M1 को अपने साथ चिपका करके बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अपने साथ ले जाएगा। शुरू में तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ वेरी स्मॉल, द फोर्स इज़ वेरी स्मॉल। लेकिन फोर्स बढ़ते बढ़ते तेज़ी से और तेज़ी से M2 जाना चाहेगा, फिर M1 उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन की एक लिमिट होगी। तो फिर आगे चल करके क्या होगा ना, स्लिपिंग चालू हो जाएगी। जब स्लिपिंग चालू हो जाएगी तो M1 पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू M2G और ये फिक्स हो जाएगा। अब तो जब इस पर फ्रिक्शन फिक्स हो गया तो M1 को तो राइट में फ्रिक्शन ही चला रहा है ना, तो उसका जो राइट में एक्सेलरेशन बनेगा ना वो भी फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। स्लिपिंग होने के बाद M1 का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा राइट में, वो टाइम के साथ नहीं बदलेगा, शुरू में बदलेगा। शुरू में ये फ्रिक्शन बदल रहा है ना, तो M1 का एक्सेलरेशन भी बदलेगा। ओके, तो देखो जब तक ये ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तब तक इनको मिला के एक सिस्टम ले लो आप। अब ये तो परफेक्ट स्मूथ सरफेस है ना, यहाँ से तो कोई फ्रिक्शन आएगा नहीं। दोनों को मिला के हमने एक सिस्टम लिया और दोनों पर अकेला ये फोर्स लग रहा है AT। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, A1 और A2 एक ही है, सेम है। हॉरिजॉन्टली राइट में इन दोनों का एक्सेलरेशन ये बन जाएगा और ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, बराबर है, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर रहेंगे और ये टाइम के साथ एक्सेलरेशन लगातार इंक्रीज़ होगा। ये तब तक ऐसा चलेगा जब तक इनके बीच में स्लिपिंग चालू ना हो जाए। जब स्लिपिंग चालू हो जाएगी उसके बाद फिर सिनेरियो बदल जाएगा, फिर इनके एक्सेलरेशंस कुछ और बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। स्लिपिंग कब चालू होगी? स्लिपिंग तब चालू होगी, देखो आपको ऐसे बता देते हैं हम, बहुत तरीके हैं कैलकुलेट करने के। ऐसे समझ लो, ये एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना, नाउ कंसिडर दिस M1 ओनली, M1। जब तक ये इस एक्सेलरेशन से चल रहा है, कौन चला रहा है? फ्रिक्शन चला रहा है। तो अकेला फ्रिक्शन है इस पर, हॉरिजॉन्टल फोर्स M1 पर, तो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन। जब तक साथ साथ चल रहे हैं तभी की हम बात कर रहे हैं। तो टाइम बढ़ रहा है तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये फ्रिक्शन अपनी अपर लिमिट पर पहुंचेगा, व्हाट इज दैट अपर लिमिट? म्यू M2G। तो ये बढ़ करके F मैक्स हो गया, बस अब स्लिपिंग चालू हो गई। तो इस फ्रिक्शन को इसकी अपर लिमिट के बराबर कर दो, आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। तो टाइम हमको मिल रहा है म्यू M2G अपॉन AM1 एंड M1 प्लस M2। ठीक है, तो इस टाइम पर स्लिपिंग चालू हो गई। जब स्लिपिंग चालू हो चुकी है, इस टाइम को हम एक काम करते हैं, इसको हम T0 लिख देते हैं। जब स्लिपिंग चालू हो गई उसके बाद अब क्या करोगे? तो देखो हम क्या करेंगे, अब ज़रा M2 को देखो। M2 पर एक फोर्स ये AT तो ऐसे ही लगता रहेगा, और अगर M1 पर फ्रिक्शन राइट में लगा तो M2 पर फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। और ये स्लिपिंग होने के केस में ये काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू M2G। तो M2 का तो अलग एक्सेलरेशन आएगा और वो इतना बनेगा, राइट में फोर्स माइनस लेफ्ट में फ्रिक्शन अपॉन इसका मास। ये हो गया M2 का एक्सेलरेशन। और देख लो ये टाइम के साथ अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बढ़ने का जो स्लोप होगा ना, इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये लो, ये लिख दिया हमने। तो अगर आप A2 वर्सेस टाइम देखो तो दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। पहले भी A1 और A2 दोनों जब बराबर थे, टाइम के साथ जो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा था वो भी स्ट्रेट लाइन मैनर में इंक्रीज हो रहा था। दैट वाज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन उसका स्लोप कितना था? द स्लोप वाज A अपॉन M1 प्लस M2। और अब A2 का टाइम के साथ बढ़ने का जो स्ट्रेट लाइन मैनर में ये बढ़ रहा है, इसका स्लोप क्या बनेगा? A बाई M2। तो वो स्लोप कम था, ये स्लोप ज़्यादा है, मतलब अब M2 का एक्सेलरेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। व्हाट अबाउट M1? जब स्लिपिंग चालू हो गई, मतलब कि इस टाइम के बाद t ग्रेटर देन T0 के लिए, तो ये फ्रिक्शन जो M1 पर लग रहा है ये तो फिक्स हो गया म्यू M2G। तो M1 का जो एक्सेलरेशन है क्या बनेगा? फ्रिक्शन मतलब कि फोर्स हॉरिजॉन्टल, दिस इज द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इज एक्सेलरेटिंग दिस ब्लॉक, सो दिस इज द एक्सेलरेशन। और देख लो इसमें कहीं टाइम नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो बस ये वेरिएशंस हैं। मतलब अगर आपको आंसर लिखना है तो ये लिखोगे कि अगर t T0 से कम है, T0 वो जो अभी हम लिखे थे, तो उस केस में दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम है, इतना बनेगा। और अगर t T0 से बड़ा है तो फिर A1 मतलब M1 का ये फिक्स है,
ये है m1 कांस्टेंट हो गया, और a2 ये लिखा हुआ a2, ठीक है, ये हो जाएगा a2। ओके, इनके ग्राफ ज़रा हम बना देते हैं। शुरू में ये दोनों बढ़ रहे हैं a1 और a2, और लगातार एक बराबर बने रहेंगे जब तक स्लिपिंग नहीं हो जाती है, और ये स्ट्रेट लाइन मैनर में दोनों बढ़ रहे हैं दोनों। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, वो अभी क्या लिखे थे हम, कहाँ गया, ये रहा, a/m1 + m2 है ना, वो a अलग चीज़ है, ये एक्सेलरेशन है। तो ये दोनों एक साथ कब तक है, t0 तक। तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर a1, दिस इज़ ऑल्सो द ग्राफ फॉर a2। t0 के बियॉन्ड क्या होगा, जितनी भी वैल्यू एक्सेलरेशन की आ चुकी है उसी वैल्यू पर ये फिक्स हो गया। कौन फिक्स हो गया, कौन कांस्टेंट हो गया, ये a1। तो ये है ग्राफ a1 के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल, द एक्सेलरेशन ऑफ m1 बिकम्स कांस्टेंट। और a2 का क्या होगा, ये जिस लाइन, जिस मैनर में, जिस रेट पर ये इंक्रीज हो रहा था ना, अब ये उससे ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होगा। ये देखो, पहले कम स्लोप की लाइन थी, अब ये ज़्यादा स्लोप की लाइन हमने बनाई। दिस इज़ द ग्राफ फॉर a2। आई बात समझ में। तो a2 जो है ना, वो 0 से t0 तक तो ये स्ट्रेट लाइन है, और t0 के बियॉन्ड वो ये वाली स्ट्रेट लाइन है। और a1 क्या है, 0 से t0 तक वो ये स्ट्रेट लाइन है, और t0 के बियॉन्ड वो ये स्ट्रेट लाइन है। समझ गए? ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।